यदि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो उस टेक्नोलॉजी को चेंज को कौन सा सोसाइटी पहले अडॉप्ट करता है और कौन सा सोसाइटी उस टेक्नोलॉजी को बाद में अडॉप्ट करता है, ये नॉलेज जो है इसका असर पड़ता है इकोनॉमी पर। 2018 में का मैंने देखा लिस्ट कि पर कैपिटा इनकम किस स्टेट का कहाँ है, उसमें बिहार नीचे से चौथे नंबर पर था, नीचे नहीं था, लोएस्ट नहीं था। लेकिन 18 से 25 आते आते वो चौथे से जो एक नंबर पर चला गया, बॉटम पर चला गया। दैट मीन्स कि बाकी स्टेट जो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि रियली कारण क्या है बिहार की गरीबी का। दोस्तों, बिहार सेन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं। सियासी गलियारों में बिहार की चर्चा आम हो चली है। चर्चाएं गर्म हैं, तो क्यों ना हम आज बिहार पर ही बात करें, बिहार के बारे में बात करें, बिहार के भविष्य के बारे में बात करें। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं विजनरी और विचारक श्री एन.पी. सेन। डॉक्टर एन.पी. सेन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर एन.पी. सेन विचारक हैं। बिहार डॉक्टर एन.पी. सेन के दिल में बसता है। वो बिहार के भविष्य के बारे में चिंतित हैं और अभी हाल ही में उनकी पुस्तक बिहार गरीबी और समस्या प्रकाशित होकर आई है, जिसमें उन्होंने बिहार की मौजूदा स्थिति के बारे में विचार किया है, रोशनी डाली है। हम डॉक्टर एन.पी. सेन का स्वागत करते हैं। डॉक्टर एन.पी. सेन, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपकी इस पुस्तक बिहार गरीबी संघर्ष समस्या, क्या लिखा है आपने इस पुस्तक में? श्रीकांत शर्मा जी, मैं बिहारी बाई बर्थ हूँ और मुझे बिहारी होने का प्राउड है। मैं बिहार के एक छपरा जिला के एक गांव मसरख में मेरा जन्म हुआ। वहाँ के कई स्कूलों में मैं पढ़ा। सोनपुर के एसपीएस सेमिनरी से मैंने मैट्रिक पास करी। उसके बाद एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर उसके बाद बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने इंडियन टेलीकॉम सर्विस ज्वाइन की, जिसके बाद मुझे बिहार में काम करने का मौका मिला। मैं बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा 3 जगह पर पोस्टिंग में रहा और इस पीरियड में मुझे नॉर्थ बिहार की टेलीकम्युनिकेशन सर्विस करने का मौका मिला और सर्विस मैनेज करने का मौका मिला। उस विचार में ये 1970 की बात है। 70 से 75 तक मैं बिहार में काम किया। उसके बाद मेरी दिल्ली पोस्टिंग हो गई, मैं दिल्ली आ गया। लेकिन अभी हाल में मैंने देखा कि पर कैपिटा इनकम का एक लिस्ट था, जिसमें 28 प्रदेशों का, 28 में से 11 प्रदेश तो वो हैं जो बड़े बड़े प्रदेश हैं, बाकी सब छोटे छोटे प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली है, गोवा है, मिजोरम है, नागालैंड है, इस टाइप के छोटे छोटे प्रदेश हैं। उस 28 में से सबसे नीचे बिहार का था। वो लिस्ट था 60,344 रुपया प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति का इनकम। इसमें से यदि आप देखें प्रति वर्ष, प्रति महीना, तो कुल 5,000 रुपया आता है। तो बिहार की एवरेज पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन 10 करोड़ 40 लाख है, उसमें से एवरेज आदमी का इनकम यदि प्रति माह सिर्फ 5,000 रुपये है तो खर्चा कैसे चलता है, मैं सोच रहा था। लेकिन
ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ये आई कि आफ्टर ऑल बिहार सबसे नीचे क्यों है। तो मैंने ये कंपेयर करना शुरू किया कि कौन से स्टेट हैं जो बिहार के आसपास के स्टेट हैं और इनकी इनकम इससे यदि ज़्यादा है तो वो क्यों है, ताकि मैं इस विषय पर गहन से सोच सकूं और मैथमेटिकली प्रूव कर पाऊं कि रियली कारण क्या है बिहार की गरीबी का। उसमें चूँकि मैंने इंजीनियरिंग पास करी, मैथमेटिक्स मेरा सॉलिड था, इस तरह से मैंने मैथमेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करी कि आफ्टर ऑल गरीब होने का कारण क्या है। भारत के सब आदमी, चाहे वो बिहार में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे बंगाल में हो, सबकी शिक्षा दीक्षा करीब करीब सेम है। तो फिर बिहार गरीब क्यों है? बाकी जगह उतनी गरीबी नहीं है जितना बिहार में है। इस पर मैंने एनालाइज करने के लिए हर स्टेट का डाटा लेकर के बिहार के डाटा से कंपेयर किया। कुछ लोगों ने बोला बिहार में शिक्षा कम है, इसलिए मैंने कंपेयर किया कि लिटरेसी, मैंने कितने आदमी शिक्षित हैं, मैंने पढ़ना लिखना जानते हैं, और उसका कंपैरिजन किया कि बाकी स्टेट में लिटरेसी क्या है। तो बिहार की लिटरेसी करीब करीब 70% है। 70% लोग लिटरेट हैं। लिटरेट का मतलब पढ़ना और लिखना, इसमें बोलना नहीं आता है। दैट मीन्स कि पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो जिससे दूसरा आदमी समझ रहा है आपकी बात, वो उसमें कवर्ड नहीं है। और उसमें मैंने देखा कि बिहार के सेम लिटरेसी लेवल के बाकी स्टेट जो हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिकली ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वहाँ का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। फिर मैंने इससे थोड़ा ऊपर बढ़ा, एजुकेशन। लोगों ने कहा कि जो एजुकेशन मतलब जो ग्रेजुएट का लेवल है लोगों का, वो ग्रेजुएट लोग कितने हैं बिहार में, और कंपेयर टू दैट कि कितने लोग ग्रेजुएट हैं बाकी स्टेट में, उसको कंपेयर किया तो मैंने देखा कि ग्रेजुएशन लेवल के जो परसेंटेज है वो बिहार का बाकी सब स्टेट जो इनकी इनकम ज़्यादा है उससे बहुत कम है। तो ये एक फैक्टर है। और मैंने जब पीएचडी किया तो सोशियोलॉजी में पीएचडी किया, और सोशियोलॉजी में मुझको एक टॉपिक था कल्चरल लैग। दैट मीन्स कि कोई भी सोसाइटी किसी दूसरे सोसाइटी से जब कंपेयर की जाती है तो वो कितना एडॉप्टेबल है। मतलब देखिए, अनुसंधान रोज हो रहे हैं और अनुसंधान होने की गति बढ़ती जा रही है। जो आज टेक्नोलॉजी 100 साल पहले था वो आज नहीं है, आज एकदम बदल गया, और आने वाले 10 साल में जो है वो और बदलेगा। इन सबों को देखते हुए कल्चरल लैग डिफाइन करता है कि एक आदमी का जो इंटेलेक्चुअल है, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, बहुत ज़्यादा जानता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट इम्प्रूव कर जाएगा। एवरेज नॉलेज ऑफ द एवरेज पीपल इन द स्टेट कंपेयर टू द एवरेज पीपल ऑफ द नॉलेज ऑफ द अदर स्टेट। नॉलेज भी किस बात की नॉलेज? हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं। नॉलेज ऐसा नहीं कि कौन से राजा का बेटा कौन था, उसका पोता कौन था, वो कितने दिन राज किया, वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज ये है कि यदि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो उस टेक्नोलॉजी को चेंज को कौन सा सोसाइटी पहले अडॉप्ट करता है और कौन सा सोसाइटी उस टेक्नोलॉजी को बाद में अडॉप्ट करता है। ये नॉलेज जो है इसका असर पड़ता है इकोनॉमी पर। अब जैसे मैं इसी बात को सोच रहा था कि एग्रीकल्चर में जो एक टेक्नोलॉजी आई हल का, कि हल से जब हल चलाते हैं खेत में तो और मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी उपज बढ़ जाती है। आप जैसे देखें तो रामायण में हल का कहीं वर्णन नहीं है, सिर्फ एक जगह कि राजा जनक ने हल चला करके जब एक बारिश की कोशिश कर रहे थे तो सीता जी का वहाँ वो मिला था जमीन के अंदर। इसके अलावा हल शब्द का वर्ड का कहीं वर्णन नहीं है रामायण में। मतलब रामायण पीरियड में हल की आवश्यकता नहीं थी।
डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे लगता है कि बिहार जो गरीब है तो पूरे देश में सभी राज्यों की तुलना में सबसे नीचे है, उस पर कैपिटा इनकम उसकी, जीडीपी लो है। तो क्या ये अभी हाल के कारणों से ऐसा है या इसका कोई ऐतिहासिक कारण भी है? शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये बेसिकली गरीबी आज से नहीं है। 2018 में का मैंने देखा लिस्ट कि पर कैपिटा इनकम किस स्टेट का कहाँ है, उसमें बिहार नीचे से चौथे नंबर पर था, नीचे नहीं था, लोएस्ट नहीं था। लेकिन 18 से 25 आते आते वो चौथे से एक नंबर पर चला गया, बॉटम पर चला गया। दैट मीन्स कि बाकी स्टेट जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उनके प्रोग्रेस की गति जो है और बिहार के प्रोग्रेस की जो गति है, इसमें आसमान जमीन का अंतर है। सारे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप किस गति से प्रोग्रेस कर रहे हैं। माने आप भी दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, ये नहीं कि आप नहीं दौड़ रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा तेज दौड़ेगा वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। और वहाँ बिहार जो है प्रोग्रेस की गति है, वहाँ भी इनकम बढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये 60,000 इनकम आज से 10 साल पहले भी 60,000 था, आज से 10 साल पहले 50,000 था। तो बढ़ तो गया रहा है, लेकिन किस गति से बढ़ रहा है और दूसरे स्टेट का किस गति से बढ़ रहा है, इस बारे में जब मैं ज़्यादा डीपली सोचना शुरू किया तो देखा कि पिछले 20 साल में बिहार में, इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आया। उस रिवॉल्यूशन को बोलते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो में जैसे 7 रंग होते हैं, वैसे पहला रंग आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब एग्रीकल्चर ग्रीन है तो ग्रीन में एग्रीकल्चर में एक रिवॉल्यूशन हो गया। फिर आया मिल्क वाइट रिवॉल्यूशन, मतलब दूध में एक रिवॉल्यूशन होगा कि दूध का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। फिर आया येलो रिवॉल्यूशन, येलो का मतलब पीला चीज रेवोल्यूशन, मतलब कि तेल का फसल बढ़ गया, तेल की बढ़ गई। इस तरह से आया ब्राउन रिवोल्यूशन, माने अंडे का प्रोडक्शन बढ़ गया। इस तरह से 7 रंग के डिफरेंट रिवोल्यूशन आए और ये सारे रिवोल्यूशन एक के बाद एक आए। और इसका कारण जब मैंने गया अंदर में तो देखा कि सारे रिवोल्यूशन के पीछे टेक्नोलॉजी है। जैसे आपकी मुर्गी यदि महीने में 4 अंडे देती है तो हमारी मुर्गी महीने में 22 अंडे देती है, तो आप कंपेरिजन नहीं करते, खाती तो दोनों मुर्गी उतनी ही है। माने आप अपना खर्चा तो कर रहे हैं। उसी तरह से गाय है, आपकी गाय 3 किलो देती है, हमारी गाय 10 किलो देती है, खाती तो दोनों गाय बराबर ही है। ये सारी चीज़ों का दैट मीन्स कि बेसिकली टेक्नोलॉजी में जो सुधार आया, उस सुधार का उपयोग बिहार के लोगों ने उतना नहीं कर पाया जितना कि बाकी प्रदेशों के लोगों ने किया। और उसमें जिस प्रदेश के लोगों ने ज़्यादा किया वो ज़्यादा प्रोग्रेस में आए। जैसे गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, इवन देखें पंजाब में कि पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश मिलकर के एक स्टेट हुआ करता था, वो बढ़ कर के 3 स्टेट हो गया। और 3 स्टेट होने में आज की डेट में पर कैपिटा इनकम यदि देखें तो पंजाब का इनकम 1,90,000 है, जबकि हरियाणा का इनकम 2,30,000 है। दैट मीन्स हरियाणा छोटा स्टेट पंजाब से निकलने के बाद ज़्यादा स्पीड से प्रोग्रेस किया बनस्पत के पंजाब से, क्योंकि पंजाब में और बहुत से रिवोल्यूशन हो गए, सेपरेटरी समस्या शुरू हो गई, पॉलिटिकल समस्या शुरू हो गई। तो बेसिक कारण जो हमें दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट किया। उसके बाद हम आगे बढ़े कि यदि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते तो क्या होता। जैसे एक कारण आता है, सब लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत से देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत से प्रदेशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो भी नहीं सकता है। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिकल फिनोमेना है। मैंने या तो आपके पास रॉ मटेरियल है तो लोग आपके रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए वहाँ इंडस्ट्री खोल देंगे, या आपके पास मार्केट है, लोग आपके यहाँ बेचने के लिए
सामान बेचने के लिए आपके यहाँ इंडस्ट्री खोल दे के वहीं पर सामान बनाया और वहीं बेच दिया। लेकिन क्या डॉक्टर साहब ये स्थिति आज़ादी से आज़ादी के बाद बनी है या आज़ादी से पहले की स्थिति बिहार की क्या रही? संवत, अंग्रेजी संवत से पहले, बीसी, जिसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट करीब 500 साल पहले बुद्धा पीरियड था, गौतम बुद्ध वहाँ थे, और उसी पीरियड में चाणक्य ने मगध में पहले भी एक देश था, प्रदेश नहीं था, नंद का साम्राज्य था और प्रदेश था पूरा। उस देश में चाणक्य ने देखा कि नंद के राज में इकोनॉमी ठीक नहीं है, तो उन्होंने शासन बदल करके चंद्रगुप्ता को वहाँ का राजा बनाया, चंद्रगुप्ता मौर्य जिसको बोलते हैं। चंद्रगुप्ता मौर्य के पीरियड में काफ़ी सुधार हुआ, वहाँ की इकोनॉमी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी थी, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस स्टेट था। उसके बाद अशोक, उसके पुत्र आए, फिर पौरपुत्र आए जो अशोक थे, सम्राट अशोक जो बोलते हैं, उनके पीरियड में चाइनीज ट्रैवलर आए थे, वेनसांग। उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें लिखा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस जगह मगध था। उस पीरियड में लोगों के घर में ताला नहीं लगते थे, ताला लगने का और दरवाज़ा लगने का कोई साधन नहीं था, मैंने चोरी होने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। और ये इतिहास में है कि ये जो पीरियड था, जो चंद्रगुप्ता के बाद जो अशोका आए, वो उन्होंने बौद्ध धर्म को, उस समय तक, अशोका के टाइम तक हिंदू धर्म राजधर्म हुआ करता था। अशोका ने पहली बार हिंदू धर्म को राजधर्म से बदल करके बुद्ध धर्म को अडॉप्ट किया राजधर्म में। तो ये जो असर है धर्म का, जो असर है जनता पर, वो पढ़ाई लिखाई के असर से ज़्यादा है। पढ़ाई लिखाई का असर तो आपका, जो आप पढ़ते हैं 5वां क्लास से, मैंने 5वें साल के एज से पढ़ना शुरू करते हैं और 20 साल तक पढ़ते हैं, लेकिन जो आप समाज से सीखते हैं, वो समाज से जो आप सीखते हैं वो पढ़ाई लिखाई के सीखने से ज़्यादा है। और वो समाज जो सीख रहे हैं आप, वो बेसिकली धर्म से सीख रहे हैं। तो बिहार में बहुत से धर्म हुए हैं सब, जैसे कि दुनिया में धर्मों का उत्पत्ति जो हुई है वो मोस्टली बिहार से हुआ है। जैसे बुद्ध धर्म बिहार से हुआ, जैन धर्म में महावीर भी बिहार से जन्म लिए थे, सिखों का गुरु नानक भी बिहार से जन्म लिए थे। इन सब लोगों, और हिंदू धर्म में सीता जी बिहार की थी, राम जी बिहार के नहीं थे, लेकिन राम जी का पढ़ना लिखना बक्सर बिहार में हुआ था, जिसको राम जी को ले आए थे दशरथ जी के यहाँ से, जो उस समय विश्वामित्र थे, अपने यहाँ राक्षसों से उनके यहाँ जो उनके यज्ञ करने में प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो जगह बक्सर था। बक्सर में ही ला करके उन्होंने राम जी की शिक्षा दीक्षा दी, जो राम जी की शिक्षा दीक्षा भी बिहार में ही हुई। तो वो जो जगह था, वो जो धीरे धीरे उसके बाद गुप्ता बने, उसके बाद भी 4वीं और 5वीं शताब्दी तक बिहार का शासन अच्छा रहा। गुप्ता डायनेस्टी दूसरी आई थी, उस गुप्ता डायनेस्टी में भी अच्छा था, लेकिन 6वीं शताब्दी के बाद बुद्धा धर्म अडॉप्ट करने की वजह से लोगों की सहिष्णुता इतनी बढ़ गई कि कोई मार दे एक थप्पड़ आपके गाल पर तो आप बोलेंगे दूसरे गाल पर मार दो, हम भी बुद्धिस्ट हैं, आप भी बुद्धिस्ट हैं। यदि ऐसा हमारे और आपके बीच में होगा कि आप बोलोगे दूसरे गाल पर मार दो, तो हमको भी सुधर जाएगा। इसीलिए बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ 10,000 आदमी एक साथ उस समय पढ़ते थे, वहाँ एक बख्तियार खिजली नाम करके, खिजली वंश का, वो राजा भी नहीं था, उनका सेनापति था। वो वहाँ गया और देखा कि ये जो पढ़ा रहे हैं एकदम गलत पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए, इसको जला देना चाहिए। वहाँ उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। लेकिन हमें आश्चर्य इसका बात है
कि मैं इतिहास को डीपली पढ़ा कि क्या लड़ाई नहीं हुई। जब वो नालंदा जड़ा रहा था तो लोगों ने उसका प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन सरप्राइज की बात है कि हमने इतिहास में कहीं नहीं देखा कि नालंदा के पहले लड़ाई हुई हुई। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई इसका वर्णन किसी इतिहास के कॉपी में मैंने नहीं देखा कि कोई प्रोटेस्ट किया उसको। उस समय पाला डायनेस्टी थी बिहार में राज्य, और पाला डायनेस्टी मोस्टली डिके में थी और सेना डायनेस्टी आ रही थी, लेकिन लड़ने के लिए न पाला डायनेस्टी के लोग आए न सेना डायनेस्टी के आए। उसको फ्री हैंड मिला, उसने जला दिया। फिर वो विक्रमशिला में गया, वहाँ एक और यूनिवर्सिटी थी भागलपुर में, उसको भी जला दिया उसने। सेन साहब, बिहार के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बिहार इसी देश का एक ऐसा राज्य है जो बहुत समृद्ध था एक समय में, जैसा डॉक्टर सेन ने कहा, लेकिन जो वहाँ की नीतियाँ बनी, चाहे वो आज़ादी से पहले की नीतियाँ हों, आज़ादी के बाद की नीतियाँ भी कमोबेश वैसी ही जारी रहीं, लेकिन अब वक्त है जब चुनाव राज्य में दस्तक दे रहे हैं। वोट देने वाले ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टियों को अपना वोट दे सकते हैं जो बिहार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा सके, गरीबी के अंधेरे को ख़त्म कर सके, बिहार के भविष्य में नया सूरज चमका सके, बिहार को उन्नत कर सके, वहाँ का पलायन रोक सके, लोग अच्छे बिहार के उस पर अपना फ़क्र अनुभव कर सकें। तो श्रीकांत शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए बिहार सेन नेटवर्क।